जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्वेल्थ केमिस्ट्री के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट नियमों की। और कुछ क्या भाई, यहाँ पर जितने भी आपके केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नियम हैं एक ही वीडियो में कंप्लीट हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पर बताऊंगा, जैसे कि हेनरी का नियम क्या होता है, राउल्ट का नियम क्या है ना, इसी प्रकार कोलराउस का नियम क्या है। जितने भी आपके नियम पूछे जाते हैं ना केमिस्ट्री में, पूरी किताब के नियमों को आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट आंसर के साथ जानने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर देखो, जैसे कि हेनरी का नियम हो गया ना, इसमें पूछ लेता है कि भैया इसकी सीमाएं बताओ, इसका उपयोग बताओ। हेनरी का नियम की सीमाएं मतलब कहां कहां पर हेनरी का नियम लागू होता है और इसके उपयोग क्या है। तो प्रॉपर तरीके से समझो कि ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके 3 नंबर में पूछे जाते हैं, 2 से 3 नंबर में, ठीक है ना, एक क्वेश्चन। इसके अलावा आपके मान लो कई बार होता है कि दोहरे क्वेश्चन पूछ लिए गए तो 5 नंबर हो गए। तो चलिए जानते हैं, पहला नियम आपका हेनरी का नियम बिलियन चैप्टर से है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हर बच्चे को तैयार होना ही चाहिए। क्या होता है इसकी परिभाषा, चलिए जानते हैं। तो इस नियम को सबसे पहली बात तो भाई हेनरी नामक वैज्ञानिक है जिनके नाम पर ही इस नियम का नाम हेनरी का नियम पड़ गया। तो ज़्यादातर आपको चीज़ें पता होंगी भाई, जो नियम होते हैं ना, तो जो भी वैज्ञानिक उनको बनाते हैं, संपादित करते हैं, वो अपने नाम पर रख देते हैं, तो ये चीज़ें पता ही होंगी। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक ये पात्र है और इस पात्र में क्या है, द्रव है, विलायक है, ठीक है ना। और द्रव में आपको गैस को मिलाना है ना। तो जितना ज्यादा ऊपर से आप इसमें प्रेशर लगाओगे, दाब लगाओगे, वो क्या होगी भाई, यहां पर यही चीज कह रहा है कि किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता, मतलब कि गैस को आप लोग द्रव में मिला रहे हो, तो इसकी घुलनशीलता किस पर डिपेंड करेगी, गैस के दाब के समानुपाती रहेगी, ठीक है। तो यहां पर इसका अगर आपको फॉर्मूला बताना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, यम इज प्रोपोर्शनल टू पी। यम मतलब यहां पर क्या है भाई, यम आपका इसमें हो जाएगा यहां पर इसका द्रव्यमान, और पी मतलब कि इसका जो है प्रेशर, आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, प्रेशर कह सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, एम का मतलब गैस की द्रव में विलेयता और पी मतलब यहाँ पर दाब। और इसके बाद जब यहाँ पर आप इक्वल टू यानी कि साइन लगाओगे तो आपका के एच आ जाता है, जो कि आपका हेनरी नियतांक होता है या स्थिरांक बोल सकते हो। तो इतना आपको इसमें तैयार करना है, सिंपल इतना ही, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से आपको इसकी सीमाएं अगर तैयार करनी है तो भाई सीमाएं क्या क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, सीमाएं कई बार पूछी गई हैं। तो यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इसमें है, विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा है, गैसों को विलायक से क्रिया नहीं करना चाहिए। ये 3 पॉइंट है, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। इसके बाद इसके अनुप्रयोग देख लो। पहला पॉइंट है, शीतल पेय पदार्थ में, है ना, ठंडे पदार्थों में, और समुद्री गोताखोर जो कि आपको पता है ना, सिलेंडर लेकर के जाते हैं ऑक्सीजन का, वहां पर भी इस नियम को उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा हेनरी का नियम है, इससे बाहर आपका एक अभी अब क्वेश्चन नहीं मतलब पूछेगा, इतना ही लगभग पूछता है, जो कि मैंने बता दिया। दूसरा नियम आपको तैयार करना, यहां पर देख सकते हो, जिसका नाम है भैया राउल्ट का नियम। चलिए राउल्ट का नियम क्या होता है देख लेते हैं। तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1886 में फ्रेंच वैज्ञानिक लुइस फ्रेंकोइस मैरी राउल्टे ने किया था, ठीक है। तो वैज्ञानिकों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कई बार होता है कि भैया ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता, तो फिर हमें दिक्कत ना आए वहां पर, इसके लिए मैं ये चीजें बता रहा हूं। चलिए इस नियम का कथन जान लीजिए, परिभाषा यानी कि, तो किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसको हम कहते हैं यहाँ पर राउल्ट का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आप इसको समझ लेना है। फॉर्मूले की बात करें, जहाँ पर ये देखो पी एस और यक्स हो गया, कहीं पर पी जीरो होता है, तो वो होते क्या है आखिरकार, देखो वाष्प दाब होता है आपका पी एस मतलब कि विलयन का सोल्यूशन का, है ना, यस का मतलब सोल्यूशन, एक्स जो है यहाँ पर मोल प्रभाज है, विलायक का वाष्प दाब आपका पी जीरो से, इस प्रकार हम लोग इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये आपके सामने है। यहाँ पर इसकी परिभाषा आपने यही देखा था ना, कि कोई निश्चित ताप है, निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक के आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज यानी कि एन प्लस कैपिटल एन, जो कि आपका मोल प्रभाज है, इसके क्या होता है, समानुपाती होता है, नहीं बराबर होता है, ठीक है। अब सीमाएं इसकी क्या है भाई, कहाँ कहाँ पर ये नियम लागू होता है ना, राउल्ट का नियम भी, इसकी भी सीमाएं पूछी जाती हैं। चलिए देखते हैं। तो यह नियम सबसे पहली बात तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु मतलब होता है एक प्रकार से ऐसा विलयन, ऐसा विलयन भाई याद कर लेना, जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा हो, विलेय की मात्रा
कम हो, ठीक है ना। मान लीजिए पानी का और शक्कर का मिश्रण है, तो वहाँ पर पानी अगर आपके पास 10 लीटर है और उसमें आप लोग 10 ग्राम शक्कर डालोगे तो क्या ही विलयन बनेगा, बिल्कुल एकदम तनु विलयन कहलाएगा, ठीक है ना। उसको आप यहाँ पर समझ लेना। अगला है यहाँ पर, यह वाष्पशील पदार्थों पर लागू होता है। और तीसरा यहाँ पर पॉइंट है, यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, सीमाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार आप लोग जरूर कर लेना। चलिए अगला नियम, यहां से तीसरा नियम आपके सामने है जिसको हम बोलते हैं कोलराउस का नियम। काफी इंपॉर्टेंट है ये नियम, चलिए जानते हैं। तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता धनायन तथा ऋणाणु की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। देखो हमारे पास कोई विद्युत अपघट्य का विलयन है, आपको पता ना विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जहां पर धनायन और ऋणायन दोनों रहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें आपके जो है धनायन और ऋणायन, जो कि आपको पता ना जैसे जैसे आपको सेल होता है उसमें चार्ज होता है, ठीक है ना, सेल को हम लोग आवेशित कर सकते हैं, उसमें विद्युत अपघट्य का विलयन भरा रहता है, जहां पर धनायन और ऋणायन दो टर्मिनल होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, वही चीज़ है। मान लो यहाँ पर हमारा NaCl का विलयन, तो इसमें Na और Cl दोनों के दोनों पाए जाएंगे। अब नियम कहता है कि भाई अनंत तनुता पर, यानी कि इन्फाइनाइट, ये लिखा है ना लैम्डा इनफाइनाइट m इक्वल टू वी प्लस और एक में वी माइनस, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब कि धनायनों और ऋणायनों के आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होगी, यही हमारा कहलाता है कोलराउस का नियम। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने लिखा कि भाई Na प्लस, इसमें Na प्लस और यहाँ पर Cl माइनस, जो कि दोनों को योग करके बताया गया, जहाँ पर यहाँ पर लैम्डा इनफाइनाइट प्लस तथा लैम्डा इनफाइनाइट माइनस धनायनों और ऋणायनों की आयनिक चालकताएं हैं, और V प्लस और V माइनस जहाँ पर लिखे हैं वो क्या है, क्रमशः धनायन और ऋणायनों की संख्याएं हैं। इनकी भी सीमाएं हैं कुछ यहाँ पर, तो ये भी समझ लीजिए इनकी सीमाएं क्या है भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो ये भी है। अनंत तनुता पर ही मान्य होता है, उच्च सांद्रता पर त्रुटिपूर्ण होता है। जब अगर सांद्रता आप लोग उच्च कर दोगे ना तो ये त्रुटिपूर्ण हो जाता है, यानी इसमें मिस्टेक नहीं रहती है। कोलराउस नियम का उपयोग मुख्य रूप से बहुत अधिक तनु विलयनों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके 3 इसकी सीमाएं हैं कोलराउस नियम की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ से अगला जो नियम आपको है वो तैयार करना भाई, यहाँ पर आपकी परिभाषा पूछी जाती है और इसका पूरा प्रॉपर एक समीकरण पूछा जाता है, इसको बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चलिए देखिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसको हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि भाई अगर आपको एक घात दिखेगी तो उसकी कोटि एक रहेगी, क्योंकि ये आपकी ज़्यादातर जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया भी पूछी जाती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया पूछी जाती है, द्वितीय कोटि तो यहाँ पर नहीं आपको मिलेगी, BSc वगैरह करोगे तब आपको मिलती हैं, तो ये दो आपकी पूछी जाती हैं। अब इसका देखो उदाहरण जान लो, जैसे कि यहाँ पर दिया है C12H22O11 प्लस H2O गिव्स टू H प्लस, यहाँ पर देखो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया, C6H12O6 प्लस C6H12O6 ऐसे करके टूटता है ये, इसको हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इसका आपका वेग समीकरण, वेग स्थिरांक का व्यंजक अगर पूरा एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी बार मतलब पूछा भी गया है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी काफ़ी सारे बनते हैं, ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना, ये वाला जो सूत्र दिया है ना यहाँ पर K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, लॉग 10 का बेस होता है A अपॉन A माइनस एक्स। अगर शून्य कोटि अभिक्रिया पूछ ले भाई तो इसको भी तैयार कर सकते हो, इसकी परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, अर्थात दर स्थिर रहती है, इसमें दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक नियम आपको तैयार करना है फैराडे के नियम, इसमें 2 नियम आपको मिलेंगे, प्रथम और एक द्वितीय। तो प्रथम नियम देखो क्या कहता है, किसी विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले वैद्युत धारा के समानुपाती होती है, ठीक है। ये हमारा प्रथम नियम है, इसको कर लेना, W इज प्रोपोर्शनल टू Q, और इसी को आप लिख सकते हो W इक्वल टू ZIT। अब यहाँ पर Q की जगह पर IT हो गया, यानी आवेश बराबर धारा गुणे समय, जो कि यहाँ से इसको रख दिया गया है, जहाँ W क्या है, यहाँ पर भार पदार्थ की मात्रा है, Q आपका आवेश है, Z जो है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। ये क्या है, प्रथम नियम है। इसी तरीके से एक होता है दूसरा, इसी का फैराडे की दूसरे नियम की अगर हम बात करें, ये क्या कहता है, तो इसको भी देख सकते हो यहाँ पर, देखो इस तरीके से लिखना है, वैद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के भार के समानुपाती होता है या होती है, ये भी कह सकते हो, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका W इक्वल टू Z। W क्या है, भार पदार्थ की मात्रा है, Z क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है।
तो कुछ इस तरीके से इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ से आपके नियम जो है समाप्त हो जाते हैं। इतने आपको फैराडे का नियम मैंने बताया, प्रथम कोटि शून्य कोटि अभिक्रिया मैंने बताई आपको, कोलराउस का नियम बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% चांस है इस बार पेपर में आने के इसके। इसके अलावा राउल्ट का नियम, परासरण दाब भी कई बार पूछा जाता है, तो उसको भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और लास्ट यहाँ पर मैंने एक और बताया था, हेनरी का नियम, जो पहले ही चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में टोटल मैंने आपको नियमों की जो है पूरी जानकारी दे दी है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर देना, और बहुत ही जल्द एक वीडियो में आपको टोटल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का लेकर के आने वाला हूँ, जितने भी न्यूमेरिकल हैं। तो चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।